हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम इंडियन हिस्ट्री में मुगल वंश के बारे में अध्ययन कर रहे थे और मुगल वंश में हमने मुगल वंश के दो महत्वपूर्ण शासक बाबर और हुमायूं के बारे में हमने जो है अध्ययन किया। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण शासक अकबर अकबर जिसने 1556 से 1605 लगभग 50 वर्षों तक जो है इसने भारत पर शासन किया था। आज हम उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जिक्र करने वाले हैं। अकबर का आरंभिक जो जीवन है वो किस प्रकार रहा और उसके सामने राज्य प्राप्ति के बाद में कौन कौन सी समस्याएं उसके सामने थी वो हम देखने वाले हैं। साथ ही पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था उसको हम जो है विशेष संदर्भ में देखने वाले हैं कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है हुमायूं की मृत्यु के बाद में जो है अकबर का राज्याभिषेक तो आपके पंजाब के कल्लानौर में हुआ था, लेकिन हुमायूं की मृत्यु के बाद में अफगान वापस से एक सक्रिय हुए और उन्होंने पुनः जो है मुगलों को खदेड़ने की कोशिश की और एक बार फिर आपके सूरवंश के जो शासक थे आदिल शाह के जो प्रमुख वजीर प्रधानमंत्री कह सकते हैं, ये हेमू जो था, हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके जो है दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लिया था और यहाँ से शासन इसने शुरू कर दिया था। तो हेमू को हराया था बाद में बैरम खान ने, जो अकबर का प्रमुख जो अमीर था, अकबर का संरक्षक था, उसने जो है हेमू को पराजित किया और पुनः हुमायूं आपके अकबर को जो है मुगल वंश का शासक बनाया। और किस प्रकार बैरम खान की संरक्षकता रही और बाद में बैरम खान का पतन भी हुआ तो किस प्रकार हुआ वो भी हम देखने वाले हैं। बैरम खान के विरुद्ध जो है षड्यंत्र रचा गया किस प्रकार, उसको भी हम देखने वाले हैं। और बैरम खान ने बाद में विद्रोह भी किया था और इस बैरम खान का जो पतन हुआ है उसके हम कारण देखने वाले हैं। और उसके बाद बैरम खान के पतन के बाद में भी जो है अकबर पर प्रभाव रहा है। अकबर की जो राजमहल की जो महिलाएं हैं, उनकी जो धाई माताएं हैं, महामनगा, जीजी अनगा, उनका प्रभाव रहा और उस प्रभाव को हम कहते हैं पेटीकोट सरकार, यानी कि महिलाओं की जो है स्थिति वो ऊपर थी और अकबर उनके प्रभाव में था, जिसे हम पर्दा शासन भी बोलते हैं, स्त्रियों का शासन। ये हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार हुआ और मुगल साम्राज्य ने जो है किस प्रकार सुदृढ़ीकरण की तरफ जो है गया था। सुदृढ़ीकरण यानी किस प्रकार जो है अकबर का शासन मुगलों के शासन के लिए जो है, मुगलों का शासन बाद में जो है मजबूत हुआ। अकबर ने जो है, ये छोटा ही था, अल्पवयस्क अकबर के हाथों में जो है मुगल वंश की सत्ता जो डोर है ये इसके हाथ में आ गई थी, मुगल वंश की डोर। शासनकाल हमने देख लिया 1556 से 1605 तक, लगभग 50 साल। और इसने इतनी मजबूती प्रदान की इस मुगल वंश को कि अनेक विपत्तियों के बावजूद भी 1857 तक जो है मुगल वो भारत के सम्राट बने रहे। यानी अंतिम जो मुगल बादशाह थे वो बहादुर शाह जफर, वो आधार जो प्रदान किया है मुगल साम्राज्य को, इतना मजबूत आधार वो अकबर ने ही प्रदान किया है। इसी के बलबूते पर जो है बाद में 1857 तक जो है इन मुगलों ने यहाँ पर भारत में शासन किया। चलिए देख लेते हैं अकबर का जो आरंभिक जीवन है उसके बारे में। अकबर का जो जन्म है बहुत ही विषम परिस्थितियों में हुआ। आपको पता है हुमायूं का जो निर्वासन काल था, उसी निर्वासन काल के दौरान अकबर का जो जन्म हुआ था वो 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था आपके अमरकोट के राणा वीरशाल के महलों में। इसकी जो माता का नाम था वो था हमीदा बानो बेगम। और जन्म तिथि के संबंध में ये थोड़ा बहुत विवाद भी है कि आपके अबुल फजल और गुलबदन बेगम जो है ये 14 अक्टूबर 1542 मानते हैं जन्म तिथि, और जौहर जो है वो जौहर ये अकबर की जन्म तिथि 23 नवंबर 1542 मानते हैं। लेकिन जो आधुनिक इतिहासकार है और ज्यादा जो ऑथेंटिक जन्म तिथि है अकबर की वो है 15 अक्टूबर 1542। तो यही सबसे महत्वपूर्ण भी है। 15 अक्टूबर 1542 को इसका जन्म हुआ था अमरकोट के राणा वीरशाल के महलों में। अमरकोट वर्तमान पाकिस्तान में है। अकबर का जो जीवन है वो संघर्ष और कठिनाइयों में बीता। जिस समय अकबर का जन्म हुआ उस समय हुमायूं भी इसके पास नहीं था, वो अमरकोट से बहुत दूर जो है ठट्टा और भक्कर के विजय अभियान पर था। राजा वीरशाल से संबंध बिगड़ जाने के कारण बालक अकबर को भी जो है वो अमरकोट छोड़कर हुमायूं के पास जाना पड़ा। सिंध को जीतने में निष्फल होकर हुमायूं ने भारत छोड़कर कांधार जाने का निश्चय किया, लेकिन अपने भाई अस्करी के आक्रमण की सूचना पाकर हुमायूं जो है अकबर को मुस्तान नामक जगह पर जो है छोड़कर ईरान चला जाता है। ईरान के जो शासक थे शाह तहमास्प की जो है शरण में चला जाता है। वहां पर जो है ईरान के शासक से
इसको सहायता की उम्मीद थी और बाकायदा ईरान के शासक ने जो है हुमायूं की सहायता भी की थी बाद में। और हमीदा बानो जो थी अकबर की माता, वो भी जो है हुमायूं के साथ चली गई थी। अकबर की जो देख रेख का जिम्मा है वो जौहर, शमसुद्दीन खान, महामनगा और जीजी अनगा इनके ऊपर रह गया था, इनके ऊपर ही था अकबर का जो पूरा देख रेख का जिम्मा है, ये इन पर था। अस्करी के संरक्षण में अकबर का लालन पालन होने लगा। अस्करी जो हुमायूं का भाई था, इसके संरक्षण में जो है अकबर का लालन पालन हुआ। अस्करी के बाद उसे काबुल भेज दिया गया। अस्करी ने बाद में उसको काबुल भेज दिया और काबुल में अकबर की देखभाल जो है बाबर की एक बहन ने की थी। 1546 में अकबर अपने पिता के पास पहुंच सका। 4 साल बाद में अकबर जो है अपने पिता हुमायूं के पास पहुंच सका। काबुल पर हुमायूं को विजय प्राप्त करने में बहुत समय लगा। इस बीच अकबर जो है 2 बार कामरान के हाथों पर भी पड़ा। भाग्यवश ही जो है मौत के मुंह से ये बच सका, निकल सका। कामरान जो हुमायूं का भाई था। 1550-51 में काबुल पर जब हुमायूं ने निर्णायक रूप से विजय प्राप्त कर ली, तब अकबर को अपने पिता के साथ जो है स्थायी रूप से रहने का जो है मौका मिल सका। हुमायूं ने अकबर की शिक्षा दीक्षा के लिए अनेक प्रयास किए, परंतु अकबर जो है उसकी शिक्षा प्राप्त करने में रुचि नहीं थी। अकबर जो है शिक्षा उसको जो है अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए तो हम कहते हैं अकबर जो है अनपढ़ था। उसकी अभिरुचि जो थी शिकार, घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवार चलाने में ज्यादा थी। यद्यपि उसकी बुद्धि जो थी वो अत्यधिक तीव्र थी, अत्यंत ही तीव्र थी, तथापि पढ़ाई में वह जो है ध्यान नहीं लगा सका। इसलिए हुमायूं ने उसे आरंभ से ही राजकाज में लगाना आरंभ कर दिया था, राजकाज के कार्य सौंपने शुरू कर दिए थे। और 1551 में ही मात्र 9 वर्ष की आयु थी जब अकबर की, तो अकबर को उसने हुमायूं ने जो है गजनी का सूबेदार बना दिया था। गजनी का सूबेदार बना दिया मात्र 9 वर्ष की आयु में ही। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की गजनी का सूबेदार अकबर कब बना? 1551 में, मात्र 9 वर्ष की अल्पायु में ही। 1554 में जब हुमायूं पुनः भारत विजय के लिए अग्रसर हुआ, तब उसने अकबर को भी अपने साथ कर लिया। सिंधु नदी पार करने के पश्चात अकबर को अपना जो है उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया था। अपने निर्वासन काल में ही उसने अकबर को अपना जो है उत्तराधिकारी घोषित कर दिया कि हुमायूं के बाद अब जो राजा बनेगा वो अकबर ही बनेगा। हालांकि उस समय इसके पास राज्य तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो है इसने अकबर को अपना उत्तराधिकारी जो है घोषित कर दिया था। और सबसे पहला जो संरक्षक बनाया अकबर का, वो बनाया था मुनीम खां को। हालांकि बैरम खान को भी बनाया बाद में, मुनीम खान को पहला जो है अकबर का क्या बनाया? संरक्षक बनाया। उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद उत्तराधिकारी का कोई एक तो बॉडीगार्ड होना ही चाहिए, तो ये पहला जो संरक्षक है वो किसको बनाया? मुनीम खां को जो है इसका संरक्षक बनाया। सरहिंद के युद्ध में अकबर की वीरता से हुमायूं जो है बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ और सरहिंद जो विजय का श्रेय है ये भी अकबर को ही दिया। हुमायूं ने कहा सरहिंद की जो विजय दिलाई है वो अकबर ने ही दिलाई है। और 1555 में जो है विधिवत उसे युवराज भी जो है घोषित कर दिया, युवराज घोषित कर दिया। अब उत्तराधिकारी पहले घोषित कर दिया था, अब युवराज भी घोषित कर दिया है। और पंजाब से दिल्ली की तरफ प्रस्थान करने से पूर्व अकबर को जो है पंजाब का गवर्नर भी जो है बना दिया था, पंजाब का गवर्नर बना दिया है अब यहां पर। और संरक्षक का पद अब मुनीम खान की जगह किसको दे दिया? आपके बैरम खान को सौंप दिया गया। पहले गजनी की सूबेदारी मिली, अब पंजाब का गवर्नर संरक्षक का पद भी चेंज कर दिया, अब बैरम खान को जो है संरक्षक बनाया। पंजाब में अकबर जब अफगानों की शक्ति को निर्मूल करने में लगा हुआ था, उसी समय उसे कल्लानौर में हुमायूं की मृत्यु का जो है दुखद समाचार मिला। कल्लानौर पंजाब में जो है इसको हुमायूं की मृत्यु का समाचार मिला। राजनीतिक परिस्थितियों से बाध्य होकर मुगल अमीरों ने हुमायूं की जो मृत्यु की सूचना है वो बहुत दिनों तक छुपाए रखी थी और हुमायूं के स्थान पर एक अन्य व्यक्ति मुल्ला बेगसी को बादशाह के रूप में बनाए रखा था। हुमायूं की मृत्यु की सूचना अकबर को जल्दी नहीं मिली और मृत्यु की सूचना नहीं भी दी और मृत्यु कुछ दिन तो है जो बादशाह बनाए रखा, वो किसको बनाए रखा? मुल्ला बेगसी को। व्यक्ति का नाम ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुल्ला बेगसी जो है हुमायूं के बाद में थोड़े दिनों तक बादशाह रहा था, जो अकबर को सूचना नहीं दी इसकी मृत्यु की, क्योंकि अकबर जो है वो राज्य से, राजधानी से काफी दूर था, पंजाब में जो है कल्लानौर नामक स्थान पर था। और 14 फरवरी को ही जो है कल्लानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। अबुल कासिम जो व्यक्ति हैं कामरान के बेटे, उसकी देखरेख में जो है 14 फरवरी को कल्लानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था, अबुल कासिम की देखरेख में 1556 में। और दिल्ली में भी अकबर के नाम का खुतबा पढ़ा गया।
इस प्रकार 13 वर्ष की अल्पायु में ही जो है फरवरी 1556 में अकबर भारत का मुगल सम्राट जो है बन गया था। यानी मात्र 13 साल का है बंदा, ये भी अल्प वयस्क है, वयस्क नहीं है। 13 साल की आयु में ही जो है ये भारत का मुगल बादशाह बन चुका था। 14 फरवरी 1556 नाम, डेट ध्यान रखिएगा, 14 फरवरी 1556। अब अकबर राजा बन गया है, सम्राट बन गया है भारत का। अब उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं उसको देख लेते हैं। समस्याएं तो बहुत सारी है, देखो बहुत सारी समस्याएं हैं। राजनीतिक समस्याएं भी है, आंतरिक समस्याएं भी है, बहुत सारी समस्याएं हैं। मुगलों के शत्रु भी बहुत ज्यादा हैं और मुगल जो भारत है उसकी अब जो रियासतें हैं वो भी जो है छोटी छोटी रियासतें जो है स्वतंत्र होने लगी, कई राजनीतिक इकाइयों में जो है बंटी हुई थी। और राज्यों की आपसी प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या ने राजनीतिक वातावरण को भी जो है वो उस समय अशांत बना रखा था, क्योंकि जो प्रमुख शासक था हुमायूं, वो उसकी तो मृत्यु हो गई है। अकबर तो अभी नन्ना सा है, नन्ना मन्ना बालक है अभी तो वो। और मुगल राज्य की आंतरिक व्यवस्था भी वो अच्छी नहीं थी। प्रशासन प्रशासन जो है वो पूरी तरह नष्ट हो चुका था। राज्य की आंतरिक स्थिति असंतोषजनक थी। अकाल भी और महामारी दोनों ने जो है चारों तरफ अव्यवस्था फैला रखी थी। मुगल अमीर और सरदारों में भी जो है आपसी एकता नहीं थी। प्रत्येक अमीर जो है वो अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था और अकबर को जो है अपने संरक्षण में लेना चाहता था। राज दरबार में भी देखो, महल में महिलाओं का जो है वो एक अलग ही गुट था जो अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहा था। और बाद में इनका प्रभाव बढ़ा भी, महामनगा है, जिजीअनगा है, इनका प्रभाव रहा भी था। इस प्रकार अकबर के लिए ये गद्दी जो है ये बहुत अधिक सुरक्षित नहीं थी। चारों तरफ जो है माहौल वो गरमाया हुआ है, उसे बाह्य और आंतरिक समस्याएं जो है घेरे हुए थी। राजनीतिक स्थिति की बात कर लेते हैं, किस प्रकार समस्याएं थी इसकी। 1556 में भारत की राजनीतिक स्थिति मुगलों के लिए अत्यंत ही भयावह थी। यद्यपि हुमायूं 1555 में पुनः दिल्ली की गद्दी पर आसीन हो चुका था, तथापि उसकी स्थिति अभी सुदृढ़ जो है वो मजबूत नहीं हुई थी। मुगल सत्ता सिर्फ दिल्ली और आगरा तक ही सीमित थी। पंजाब में भी अब मुगलों की जो स्थिति है वो संतोषप्रद नहीं है। मध्य एशियाई राज्य जो है वहां पर भी अकबर के ये नियंत्रण में नहीं है और वहां से अकबर को किसी प्रकार की सहायता जो मिलने की उम्मीद है वो भी नहीं थी। काबुल पर अकबर के सौतेले भाई मिर्जा मोहम्मद हकीम और बदख्शां पर मिर्जा सुलेमान का अधिकार था। काबुल और बदख्शां जो है वो भी अकबर के अधिकार में नहीं है, उस पर भी जो है इनके सौतेले भाइयों ने अधिकार कर रखा है। कांधार में ईरान के जो राजा है उसकी निगाहें लगी हुई है। भारत के अंदर भी जो कश्मीर है, सिंध है, मुल्तान है, इन्होंने भी जो है स्वतंत्र राज्यों की जो है स्थापना कर दी थी। मुगलों के सामने जो सबसे बड़ा खतरा था वो था अफगानों से। अफगान जो है, अफगानों का खतरा अभी भी है। मोहम्मद आदिल शाह अपने मंत्री हेमू की सहायता से जो है वो मुगलों को दिल्ली आगरा से निकालने पर तुला हुआ था। मोहम्मद शाह आदिल जो आपके अफगान शासक था उसकी जो प्रमुख मंत्री था हेमू, हेमू के प्रभाव में ही था मोहम्मद आदिल शाह, ये तो इससे डरता भी था। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके हेमू जो है उसने भी दिल्ली आगरा के लिए निकल गया था और दिल्ली आगरा पर बाद में ये जो है अधिकार भी कर लेगा हेमू। पंजाब में सिकंदर शाह सूर भी जो है मुगल विरोधी गतिविधियों में संलग्न था, ये भी अफगान है। ग्वालियर, मालवा, बिहार, बंगाल में भी जो है अफगानों ने अपने स्वतंत्र राज्य जो है स्थापित कर रखे थे। अगर सभी अफगान राज्य मुगलों के विरुद्ध संगठित हो जाते तो मुगलों का भारत में टिकना कठिन हो जाता। हुमायूं की कमजोरी का लाभ उठाकर राजपुताना में राजपूत राज्यों ने भी जो है अपनी शक्ति बढ़ा ली थी। मेवाड़, जैसलमेर, बूंदी, आमेर और मारवाड़ के शासक भी अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे और मारवाड़ का शासक मालदेव तो सबसे ज्यादा खतरनाक था, जो संपूर्ण उत्तरी भारत पर जो है अपना एक छत्र राज्य स्थापित करने का जो है सपना देख रहा था। गुजरात जो है वो भी स्वतंत्र राज्य था। इस प्रकार दक्षिण के जो राज्य थे खानदेश, बरार, बिदर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये भी जो है दिल्ली से स्वतंत्र हो चुके थे। और विजयनगर साम्राज्य, बात करें कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों से लेकर कन्याकुमारी तक का जो पूरा इलाका है, ये भी शक्तिशाली शासकों के हाथों में था। और भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर जो है पुर्तगालियों ने अपना अड्डा जमा रखा था। इस प्रकार भारत में मुगलों की जो सत्ता है वो संकटपूर्ण स्थिति में थी और इस स्थिति से निपटने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस कुशलता की जो है आवश्यकता थी। जैसा कि मानचित्र में भी आप देख सकते हो, अकबर का जो राज्य है वो सिर्फ इतना सा है, ये आपके पंजाब ये वाला जो इलाका है थोड़ा सा, और इधर देखो पूरा जो राज्य है ये सब अलग अलग जो स्वतंत्र रियासतें हैं उसमें बंटा हुआ है। तो अकबर की जो स्थिति है वो अभी बहुत ही भयावह है, डर वाली स्थिति है। तो
1561 की बात करें तो 1561 का ये मैप है। मुगल अमीरों में भी दलबंदी, ये भी समस्याएं थी। मुगल अमीर भी जो है दलबंदी बना रहे थे। राजनीतिक समस्याओं के विपरीत अतिरिक्त जो है अकबर के समक्ष अनेक आंतरिक समस्याएं भी थी। राज्य और अकबर की अनिश्चित स्थिति को देखकर अनेक मुगल जो अमीर है वो महत्वाकांक्षी हो उठे। हुमायूं ने पहले, आपको पता ही होगा, मुनीम खां को जो है अकबर का संरक्षक नियुक्त किया था। मुनीम खां को पहला संरक्षक मुनीम खान को, बाद में बैरम खान को जो है यह पद दिया था संरक्षक का। अकबर के अल्पवयस्क होने की वजह से राज्य की जो सारी शक्ति है वो किसके हाथ में होती है? संरक्षक के हाथों में ही जो है सुरक्षित थी। संरक्षक इस समय जो अकबर का संरक्षक था वो था बैरम खान। बैरम ने अपने पद का उपयोग करते हुए अपनी शक्ति जो है बहुत ज्यादा बढ़ा ली थी बैरम खान ने। इससे राज्य के अन्य जो प्रमुख अमीर थे, ये था मुनीम खां, शाह अब्दुल माली, तारदी बेग खां, ये जो है बैरम खान से जलने लगे। अन्य अमीर भी जो है अपने अपने मंसूबे जो है वो बना रहे थे। राजमहल में भी महान अनगा भी अपने पुत्र अदम खां को प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रही थी। अदम खां का जो है ये प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रही थी महामनगा, जो अकबर की धाई थी। वस्तुतः अकबर के समय में राज्य के जो सभी अमीर थे वो विभिन्न गुटों में बंटे हुए थे। इन पर नियंत्रण रखना एवं उनमें राजभक्ति की भावना पैदा करने की समस्या अकबर के समक्ष एक ज्वलंत प्रश्न के समान था। राज्य की आर्थिक दुर्व्यवस्था, नव स्थापित मुगल राज्य की आर्थिक स्थिति भी जो है अत्यंत ही दयनीय थी। राजकोष भी जो है वो लगभग पूरा खाली था। हुमायूं के समय जो है राजकोष का जो सारा धन था वो युद्धों में ही खर्च हो गया था और राज्य की जो सीमा है वो भी अब जो कम हो चुकी है। सारे जो आस पड़ोस के राज्य है वो स्वतंत्र हो चुके हैं, तो आमदनी अब कहां से आएगी? आमदनी का जो स्रोत है वो भी जो है कम हो गया है। प्रशासनिक व्यवस्था भी हमने कहा कि वो भी जो है ठप पड़ चुकी है, लगभग समाप्ति हो चुकी है। और राजस्व की वसूली भी जो है इस प्रकार नहीं कठिन थी। प्रशासनिक व्यवस्था जो है ठप होने से ये कर टैक्स की जो वसूली है वो भी कठिन हो गई। साथ ही जब अकबर आपके गद्दी पर बैठा था उस समय आगरा है, बयाना है, दिल्ली के इलाकों में जो है अकाल महामारी की समस्या भी आ गई थी। इस अकाल का वर्णन करता है बदायूनी, कहता है कि उस समय एक सेर ज्वार की जो कीमत थी वो 2 टंका थी। उस समय एक सेर ज्वार की कीमत थी 2-2.5 टंका थी। भूख और अकाल से पीड़ित उच्च वर्ग के लोगों ने अपने घरों के अंदर ही प्राण त्याग दिए। ये कौन कहता है? आपके बदायूनी ऐसा लिख रहा है। और एक ही स्थान पर अनेक व्यक्ति मर गए, उन्हें कब्र भी जो है वो नसीब नहीं हुआ। बदायूनी यह भी कहता है कि उसने अपनी आंखों से आदमियों को, अपने संबंधियों को खोते हुए देखा था। अकाल के साथ ही महामारी भी जो है वो व्याप्त गई। ऐसी परिस्थिति अकबर के लिए अत्यंत कष्टप्रद थी। उसे धन की अत्यधिक आवश्यकता थी और धन के अभाव में उसके लिए सुदृढ़ और शक्तिशाली सेना का गठन कर अपने अफगान विरोधियों को पराजित करना संभव नहीं था। अकबर के संबंधियों एवं अन्य अमीरों का षड्यंत्र भी देख लीजिए। जिस प्रकार हुमायूं को दुर्दिन के दिनों में अपने संबंधियों के विरोध और षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा था, उसी प्रकार आरंभ में अकबर के संबंधी भी उसे परेशान करने की योजना बना रहे थे। अकबर का सौतेला भाई हकीम मिर्जा ये भी जो है षड्यंत्र में लिप्त था। वह काबुल से संतुष्ट नहीं था, हालांकि इसके पास काबुल था हकीम मिर्जा के पास, लेकिन ये काबुल से संतुष्ट नहीं था। कुछ असंतुष्ट मुगल अमीरों की सहायता से हकीम मिर्जा जो है अकबर को पद से हटाकर स्वयं जो है सम्राट बनने का सपना देख रहा था। शाह अबुल माली, ये भी जो है शाह अबुल माली जो हुमायूं का अत्यंत विश्वास पात्र व्यक्ति था, वह भी जो है ये राज्य प्राप्त करना चाहता था। इन विद्रोही अमीरों पर नियंत्रण स्थापित करना जो है अकबर के लिए बहुत ही जरूरी था। अन्य समस्याएं भी थी, अकबर के समक्ष अन्य कठिनाइयां भी थी। राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारना इसके सामने ये सबसे बड़ी समस्या थी, वो जो है लगभग नष्ट हो चुकी थी। मुगल राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए एक कुशल और प्रभावशाली प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसके गठन की आवश्यकता थी। सबसे बड़ी बात थी भारतीयों के दिलों से मुगलों के प्रति जो विद्वेष की भावना थी उसको निकालना, और सबसे बड़ी बात यह थी, और इसके लिए उसको जो है उदार और सहिष्णु नीति भी जो है वो अपनानी पड़ेगी। नहीं तो भारतीय जो जनता है उसके दिलों पर राज कैसे करेंगे? तो उनके प्रति अच्छी नीति अपनानी पड़ेगी, उदार नीति या सहिष्णु नीति, उदार और सहिष्णु नीति अपनानी पड़ेगी। अकबर में असाधारण साहस, धैर्य और बुद्धिमत्ता थी। इसलिए उसने बैरम खान के साथ मिलकर सबसे पहले मुगल राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था की। बैरम खान का संरक्षण किस प्रकार रहा? 1556 से लेकर 60 तक जो है बैरम खान अकबर के संरक्षक के रूप में रहा। चलिए देख लेते हैं बैरम खान का जो आरंभिक जीवन है उसके बारे में। भारत में मुगल राज्य की पुनः स्थापना एवं इसके सुदृढ़ीकरण में बैरम खान की अमूल्य देने हैं।
उसने कठिन परिस्थितियों में अकबर एवं उसके राज्य की सुरक्षा की। बैरम खान जो है वो कराकोइलू तुर्क था। उसके पूर्वज दयानपुर, हमदान और कुर्दिस्तान के शासक थे, परंतु बाद में उसके दादाजी अपने पुत्र सैफ अली बेग यानी बैरम खान के पिता सैफ अली बेग के साथ जो है बाबर की सेवा में आ गया था। बैरम खान का जन्म बदख्शा में हुआ था। उसकी आरंभिक शिक्षा बल्ख में हुई थी और शिक्षा समाप्त कर बैरम खान ने जो है हुमायूं की सेवा स्वीकार कर ली। वह हुमायूं का एक विश्वास पात्र व्यक्ति बन गया। उसने अनेक सैनिक अभियानों में जो है हुमायूं के साथ भाग लिया था। शेरशाह के विरुद्ध कन्नौज के युद्ध में भी जो है आपके बैरम खान ने हुमायूं का साथ दिया था, भाग लिया था इस कन्नौज के युद्ध में। उसकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह ने उसे जो है अपने पक्ष में मिलाने का प्रयास किया था, और परंतु बैरम खान अपने स्वामी के प्रति जो है स्वामी भक्त बना रहा, यानी हुमायूं के साथ ही रहा। हुमायूं के दुर्दिनों में भी बैरम खान ने हुमायूं का साथ नहीं छोड़ा। उसने अनेक अवसरों पर जो है हुमायूं की रक्षा भी की। हुमायूं को मध्य एशिया का खोया हुआ राज्य वापस दिलाने में भी बैरम खान की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रही। हुमायूं भी उसकी योग्यता, वीरता और स्वामी भक्ति से अत्यंत प्रभावित था, अतः उसने अपने अमीरों में सम्मिलित कर लिया बैरम खान को और उसे अपना प्रमुख सलाहकार भी बना लिया। हुमायूं जब अपने निर्वासन के दिन समाप्त कर पुनः भारत वापस लौटा, तब बैरम खान भी जो है उसके साथ भारत आया था। हुमायूं ने सरहिंद की विजय के पश्चात अकबर को युवराज और बैरम खान को उसका संरक्षक भी बनाया था। हुमायूं की मृत्यु के समय भी जो है वह संरक्षक के पद पर ही था, अकबर का संरक्षक बना रहा था। अकबर का राज्यारोहण। हुमायूं की मृत्यु के पश्चात यद्यपि संरक्षक के पद के लिए अनेक दावेदार थे, तथापि बैरम खान इस पद पर बने रहने में सफल हुआ। उसके प्रयासों से ही कल्लानौर में जो है अकबर का राज्याभिषेक जो है निर्विरोध हो रहा था, क्योंकि सारे लोग इस बैरम खान से डर रहे थे। और अकबर का जो राज्याभिषेक है वो पंजाब के कल्लानौर में हुआ था। अबुल कासिम उस समय अकबर के पास ही था, उसके देखरेख में हुआ था इसका राज्याभिषेक। बैरम खान ने मुगल राज्य और अकबर की सुरक्षा के लिए जो है पर्याप्त व्यवस्था की। तारदी बेग को दिल्ली भेज दिया गया और उसने शाह अबुल मालिक को गिरफ्तार करके लाहौर भेज दिया, क्योंकि ये दोनों भी जो है राज सत्ता प्राप्त करने के जो है लालची थे। फलस्वरूप तत्काल अकबर के विरुद्ध जो है विरोध की संभावना वो कम हो गई थी, क्योंकि ये तारदी बेग और शाह अबुल माली जो है यही जो है विद्रोह करने ही वाले थे। ऐसी भनक लग गई थी बैरम खान को, तो बैरम खान ने इनकी व्यवस्था कर दी। तारदी बेग को दिल्ली भेज दिया और शाह अबुल मालिक को गिरफ्तार करके लाहौर भेज दिया। पानीपत का दूसरा युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध। आंतरिक स्थिति पर नियंत्रण प्राप्त करने के पश्चात बैरम खान ने मुगलों के प्रबलतम शत्रु अफगानों की तरफ अपना जो है ध्यान दिया था। आंतरिक स्थिति अब लगभग ठीक हो चुकी है, तो बैरम खान ने अब अफगानों की तरफ ध्यान दिया। यद्यपि अफगानों की शक्ति इस समय कमजोर पड़ चुकी थी, तथापि उसने मुगलों को सदैव खतरा जो है बना हुआ था। आपके अफगानों से खतरा सदैव बना हुआ था मुगलों को। पंजाब में सिकंदर शाह सूर अब भी जो है वो उत्पात मचा रहा था, अतः बैरम खान ने उसे दबाने के लिए एक सेना भेजने का निश्चय किया, परंतु इसी समय दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। इस वजह से जो है पंजाब में सेना नहीं भेज सका। एक तो काबुल में सुलेमान मिर्जा ने अधिकार कर लिया और आदिल शाह के मंत्री हेमू ने आगरा पर आक्रमण कर दिया था। हेमू जिसकी हम बात कर रहे थे विक्रमादित्य, इसने आगरा पर आक्रमण कर दिया। हेमू एक अत्यंत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। ग्वालियर से बढ़ता हुआ वह आगरा में जो है आ धमका था। हेमू के आगमन से भयभीत होकर आगरा का जो मुगल सूबेदार है वो इस्कंदर खान जो है आगरा को अरक्षित छोड़कर दिल्ली चला गया, यानी अब आगरा सुरक्षित नहीं रहा। आगरा पर जो हेमू ने अधिकार कर लिया और अब वह दिल्ली आ धमका। हेमू ने आगरा पर भी अधिकार कर लिया और आगरा से दिल्ली आ गया। हेमू के दिल्ली पर आक्रमण की सूचना पाकर बैरम खान ने पीर मोहम्मद शेरवानी को तारदी बेग की सहायता के लिए दिल्ली की तरफ भेजा। तारदी बेग को पहले ही दिल्ली भेज दिया था, यहाँ पर दिल्ली पर भाई अधिकार करने के लिए, और तारदी बेग की सहायता करने के लिए अब बैरम खान ने पीर मोहम्मद शेरवानी को भी भेज दिया कि जा और वहां पर हेमू जो आ रहा है उसको पराजित करो। अन्य निकटवर्ती सूबेदारों को भी दिल्ली पहुंचने की आज्ञा दी गई। इस बीच तारदी बेग ने हेमू का मुकाबला जो है दिल्ली में किया था, परंतु वह पराजित हुआ। तुगलकाबाद के निकट हेमू और तारदी बेग के मध्य जो है ये जो है हुआ था, लेकिन तारदी बेग इसमें पराजित हो गया और तारदी बेग इस्कंदर खां के साथ जो है पंजाब भाग गया था। इस प्रकार आगरा और पंजाब में जो है आगरा और दिल्ली पर दोनों पर जो है किसका अधिकार हो गया है, हेमू का अधिकार हो गया है। और पीर मोहम्मद जो है वो युद्ध के दौरान ही भाग खड़ा हुआ। पीर महमूद
पीर मोहम्मद शेरवानी को अभी भेजा था बैरम खान ने, तो ये पीर मोहम्मद जो है ये युद्ध के दौरान ही भाग खड़ा हुआ। दिल्ली में मुगल सेना की पराजय का समाचार सुनकर संभल का गवर्नर अली कुली सैबानी भी तारदी बेग के पास जो है पंजाब चला गया था। दिल्ली को अरक्षित पाकर हेमू ने दिल्ली पर भी अधिकार कर लिया और उसने विक्रमादित्य यानी विक्रमजीत की उपाधि धारण कर ली और यहाँ पर जो है शासन करने लगा। दिल्ली और आगरा अब हेमू के जो है नियंत्रण में आ गया है। अकबर और बैरम खान को इस घटनाओं की सूचना जो है वो जालंधर में मिली। दिल्ली और आगरा के पतन का समाचार सुनकर मुगल खेमे में चिंता जो है वो व्याप्त हो गई। अनेक अमीरों ने अकबर को वापस काबुल लौटने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हेमू ज्यादा शक्तिशाली है, आप क्या करो या भारत को छोड़कर जो है काबुल की तरफ चलो। इस समय परिस्थिति जो है वो बहुत ही डरावनी थी। एक बार पुनः हुमायूं के साथ घटी घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही थी, लेकिन इस बार अकबर और उसके संरक्षक बैरम खान ने परिस्थिति पर विजय पाने का निश्चय किया। खिज्र ख्वाजा को पंजाब में सिकंदर सूर पर नियंत्रण रखने की जिम्मेदारी जो है जवाबदेही सौंपकर बैरम खान अकबर के साथ दिल्ली की तरफ बढ़ा। मार्ग में सरहिंद के निकट तीनों भगोड़े जो थे वो भाग गए थे। दिल्ली और आगरा से भागने वाले, हेमू से हारने वाले मुगल सरदार जो तारदी बेग है, पीर मोहम्मद है और अली कुली सैबानी है, ये भी अकबर से आकर मिले यहाँ पर सरहिंद के निकट जो है, और उन्होंने भी कहा कि काबुल चलो, है ना। हाँ, हेमू बहुत ही खतरनाक है, काबुल चलो। लेकिन बैरम खान ने इस अवसर पर दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया। मुगल सरदारों का विरोध कम करने के उद्देश्य से एवं भारत विजय को आवश्यक बताने के उद्देश्य से उसने जो है तारदी बेग की हत्या करवा दी। तारदी बेग की हत्या के संबंध में समकालीन इतिहासकारों ने जो है विभिन्न मत दिए हैं। बयाजीद एक इतिहासकार है, उसने कहा है, समकालीन है, उस समय का ही है। उसने कहा तारदी बेग की हत्या को बैरम खान का व्यक्तिगत प्रतिशोध था। वो कह रहा है कि बैरम खान का कोई निजी प्रतिशोध ही था जिसके कारण उसने तारदी बेग की हत्या करवा दी थी। परंतु फरिश्ता ऐसा नहीं कहता है, वो कहता है कि ये तो आवश्यक थी, है ना, तारदी बेग को मारना जरूरी था। तथ्य जो भी हो, इतना निश्चित है कि तारदी बेग की हत्या के पश्चात मुगल खेमे में जो है उत्साह आ गया था और बैरम खान का डर भी जो है सब में बैठ गया था। फिर किसी ने जो है वापस जो है काबुल लौटने को नहीं कहा, सभी जो है दिल्ली की तरफ ही चल पड़े। इधर हेमू भी शांत नहीं बैठा था। दिल्ली और आगरा पर अधिकार करने के पश्चात उसने सेना की एक टुकड़ी पंजाब की तरफ मुगलों को मार भगाने के लिए भेजी। बैरम खान ने भी अपना अग्रगामी जो दल है वो अली कुली खां उज़्बेक के नेतृत्व में दिल्ली की तरफ रवाना कर दिया था और वह स्वयं अकबर के साथ दिल्ली की तरफ जो है बढ़ रहा था। मार्ग में अली कुली ने हेमू की अग्रगामी सैनिक टुकड़ी को पराजित कर उसका तोपखाना अपने कब्जे में कर लिया था। इससे हेमू की स्थिति जो है वो दुर्बल हो गई थी। तथापि वह मुगल सेना को रोकने के लिए पानीपत के मैदान में आ डटा। हेमू भी खुद आ गया है और 5 नवंबर 1556 तारीख ध्यान रखिएगा, पानीपत के दूसरे युद्ध की 5 नवंबर 1556 को मुगलों और हेमू की सेना की पानीपत के मैदान में जो है मुठभेड़ हुई। युद्ध में हेमू अत्यंत वीरतापूर्वक लड़ा, परंतु दुर्भाग्यवश उसकी आंख में तीर लग जाने से जो है वह घायल होकर अपनी हाथी के होदे में जो है मूर्छित होकर गिर पड़ा। हेमू के गिरते ही उसकी सेना में भय और निराशा जो है वो व्याप्त गई। हेमू के सैनिक जो है वो मैदान छोड़कर भागने लगे। अब युद्ध का जो पासा है वो पलट गया है। हेमू के महावत ने हेमू को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाने का प्रयास किया था, लेकिन एक मुगल अधिकारी ने जो है उसको पकड़ लिया। हेमू को अकबर के समक्ष उपस्थित किया गया। संभवतः अकबर की अनुमति से अथवा स्वेच्छा से ही जो है बैरम खान ने हेमू का वध कर दिया था। जो है संभवतः कहा है, यानी या तो अकबर ने अनुमति दी, वो तो बच्चा था, अकबर क्या अनुमति देगा, स्वेच्छा से ही जो है बैरम खान ने हेमू का जो है वध कर दिया था। हेमू की मृत्यु के साथ ही मुगलों की भारत पर विजय सुनिश्चित हो गई। मुगलों ने पानीपत के द्वितीय युद्ध के पश्चात शीघ्र ही दिल्ली पर एवं आगरा पर जो है वापस अधिकार कर लिया था। अकबर अनुमति भी दे सकता है उस समय के जो बच्चे थे, क्योंकि उसने पहले गजनी की सूबेदारी भी जो है प्राप्त की थी, उसके बाद में वो गवर्नर भी रहा था, तो इस प्रकार ये अनुमति भी दे सकता है। या बैरम खान भी इतना स्वामी भक्त था तो अपने राजा से पूछेगा ही, हाँ कि मार दें क्या, तो इस प्रकार तो संभवतः लिखा है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हेमू की पराजय के क्या कारण रहे हैं वो देख लेते हैं। हेमू की पराजय के लिए सिर्फ भाग्य को ही उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। ये लाइन कही है आपके
आरपी त्रिपाठी ने कि केवल भाग्य को ही जो है, किस्मत को ही उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। हेमू की सैनिक भूलों ने उसके पतन में प्रमुख भूमिका निभाई। हेमू की सैनिक जो भूलें थी, एक तो ये खुद आ गया था मैदान में, तो इसको जो है नहीं आना चाहिए। ये सैनिक भूलें इसने की है, उसी के कारण ये हार गया। टार्दी बेग को दिल्ली से भगाकर हेमू ने मुगलों को परास्त करने का शीघ्र ही जो है वो प्रयास नहीं किया, बल्कि उन्हें जो है संगठित होने का मौका दे दिया। मुगलों को जो है संगठित होने का मौका दे दिया। जब उसने पंजाब की तरफ सेना भेजी थी, तब बिना किसी निश्चित योजना के भेज दी, कोई योजना नहीं बनी, ऐसे ही सेना भेज दी। अपने तोपखाने की टुकड़ी को अपने पास से हटाना हेमू की एक भूल थी, और जैसे ही हटाया, तोपखाने पर जो है अली कुली ने जो है तोपखाने का विरोध हेमू के विरुद्ध ही किया था। अली कुली ने तो तोपखाने की टुकड़ी को अपने पास से हटाकर इसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हेमू को बिना तोपखाना के ही जो है युद्ध लड़ना पड़ा। पानीपत के मैदान में हेमू ने सैन्य संचालन में जो है अदूरदर्शिता का परिचय दिया। अकबर और बैरम खान की तरह वह अपनी सेना का संचालन पीछे से नहीं कर रहा था, बल्कि ये आगे ही आगे था। मैदान के बीच में ही हाथी पर सवार होकर जो है अपनी सेना का उत्साहवर्धन कर रहा था। इस प्रकार उसकी जो खुद की स्थिति है वही सुरक्षित नहीं थी, और उसके मारे जाने या गिरफ्तार हो जाने की संभावना ज्यादा थी, और हुआ भी यही था। हेमू की यह सबसे बड़ी भूल थी कि उसने अपने बाद सेना का नेतृत्व संभालने का जो है वो नेतृत्व संभालने का उत्तरदायित्व किसी को नहीं सौंपा, क्योंकि खुद ही सेनापति था। यदि किसी को सेनापति नियुक्त करता, आप खुद रहता लेकिन अपने अंडर किसी बड़े सेनापति को बनाता, और खुद जो है पीछे रहकर सेना का नेतृत्व पीछे रहता, तो जो है सेनापति के मरने के बाद या इसके खुद के मरने के बाद वापस सेना को तो संगठित करने वाला कोई एक आदमी होना चाहिए, लेकिन ऐसा इसने किया नहीं। और इसकी स्थिति देख ही लिया आपने, ये खुद जो है मूर्छित हो गया था। उसकी घायल होते ही उसकी जो सेना है उसमें भगदड़ मच गई और सेना भाग खड़ी हुई। हेमू के पराजय का एक कारण और भी है। हेमू के भय से अफगानों का जो शासक था आदिल शाह का ये मंत्री था हेमू खुद, ये आदिल शाह ने जो है युद्ध में भाग नहीं लिया। अगर वह पानीपत के मैदान में रहता तो हेमू की गिरफ्तार होने के पश्चात संभवतः अफगानों को संगठित कर मुगलों का सामना जो है करता, कौन, आदिल शाह। परंतु ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि आदिल शाह ने इस युद्ध में भाग ही नहीं लिया। पानीपत के मैदान में मुगलों ने भी जो है असीम वीरता और साहस का परिचय दिया। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उन लोगों ने धैर्य नहीं खोया, और साहस और कुशल सैन्य संचालन के बल पर जो है हेमू और अफगानों पर जो है विजय प्राप्त की मुगलों ने। पानीपत के द्वितीय युद्ध का क्या महत्व रहा, इसको देख लेते हैं। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है वो प्रथम युद्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। पानीपत के प्रथम युद्ध ने भारत में मुगल राजवंश की स्थापना की थी, परंतु द्वितीय युद्ध ने भारत में मुगलों की जो शक्ति है वो उसको पुनर्स्थापित किया, और साथ ही जो है इसको सुदृढ़ता प्रदान की, मजबूती जो है प्रदान की। अफगानों के हाथ से जो है राज सत्ता हमेशा के लिए छिन गई। ये जो कोटेशन है ये किसका है, ये ईश्वरी प्रसाद का कोटेशन है, सेकंड नंबर वाला। ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे दिल्ली और आगरा पर जो है उनका अधिकार सूर्यवंश के दीपक के बुझने के पूर्व वाली अंतिम उच्च लौ थी, और पानीपत के युद्ध के बाद जो है उस दीपक के बुझने का प्रतीक था। यानी पानीपत के युद्ध से जो है सूर्यवंश का जो दीपक है वो जो है बुझ गया पूरा, उसका प्रतीक है पानीपत का युद्ध, दूसरा जो युद्ध है। और पानीपत के द्वितीय युद्ध ने भारत में जो है बाबर द्वारा आरंभ किए गए कार्यों को जो है पूरा किया। इसके बाद में जो है मुगल सत्ता की जो पुनर्स्थापना हुमायूं ने की थी, उसके बाद जो है पानीपत के द्वितीय युद्ध से जो है अकबर का भी जो स्थान है वो राजगद्दी उसकी जो है थोड़ी बहुत स्थायित्व हो गया। अफगानों का जो है अभी तक पूरी तरह से सफाया नहीं हुआ, लेकिन जो प्रमुख जो था आदिल शाह का जो मंत्री था हेमू, उसको तो जो है आगरा और दिल्ली की गद्दी से हटाई दिया है, उसकी तो मृत्यु जो है हो गई है। पानीपत के बाद की जो घटनाएं हैं वो किस प्रकार की थी, क्योंकि अकबर का जो संरक्षक है वो है बैरम खान, और बैरम खान ने जो है पानीपत के पश्चात बैरम खान के जो दो ही प्रमुख उद्देश्य थे, जिसमें से एक है अफगानों की बची हुई शक्ति को जो है समूल नष्ट करना, और भी अभी अफगान बाकी हैं, और साथ ही मुगल सत्ता का विस्तार करना। यही दो उद्देश्य जो है रह गए हैं बैरम खान के। अफगानों पर विजय, जो सबसे पहला है अफगानों पर विजय, वो जो है किस प्रकार रही। दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात मुगलों ने आगरा पर भी जो है अधिकार कर लिया। इस अवधि के दौरान अफगान शासक सिकंदर सूर पंजाब पर जो है अपना प्रभाव जमाने के लिए प्रयासशील था। अतः बैरम खान लाहौर की तरफ बढ़ा ताकि जो है इस सिकंदर सूर को पराजित कर सके। बैरम खान के आगमन की सूचना पाकर सिकंदर सूर जो है मानकोट के सुदृढ़ दुर्ग में शरण ले ली इसने, सिकंदर जो है सूर ने।
और वहीं से कुछ समय तक मुगलों का सामना करता रहा, परंतु बाद में हताश होकर उसने बैरम खान से जो है सुलह कर ली इस सिकंदर सूर ने, और सिकंदर सूर को जो है बिहार में जागीर दे दी गई, और बैरम खान ने जो है सिकंदर सूर को बिहार में जागीर भी दे दी। और सिकंदर सूर जो है पंजाब छोड़कर कहाँ चला गया, अब बिहार में चला गया अपनी जागीर में, बंगाल आपके पंजाब छोड़कर बिहार चला गया, और वहीं बाद में जो है बिहार में ही इस सिकंदर सूर की जो है मृत्यु हो गई। इसी प्रकार आदिल शाह पर आक्रमण कर बंगाल के गवर्नर के पुत्र खिजर खान ने उसकी हत्या कर डाली, और आदिल खां का एक पुत्र था शेर शाह द्वितीय, उसको भी जो है अली कुली खां सैबानी ने परास्त कर शासक बनने का उसका भी सपना है वो भंग कर दिया। यानी शेर शाह द्वितीय भी ये भी जो है वापस अफगानों को संगठित कर के जो है वापस दिल्ली और आगरा पर अधिकार करना चाहता था, लेकिन इसका भी सपना तोड़ दिया किसने, अली कुली खां सैबानी ने। ये खान ने जमा जिसे बोलते हैं अली कुली खां सैबानी, इसने जो है शेर शाह द्वितीय को पराजित कर दिया। सूर सत्ता का जो तीसरा दावेदार था वो था इब्राहिम सूर। इब्राहिम सूर भी अली कुली खां द्वारा जौनपुर में पराजित होकर उड़ीसा भाग गया। इस प्रकार एक एक करके जो है मुगलों के सभी जो दावेदार थे, मुगलों के जो सभी अफगान प्रतिद्वंदी थे वो मैदान से हट गए। अब मुगलों को राज्य की स्थापना के लिए नहीं, बल्कि राज्य को साम्राज्य में परिणित करने के लिए जो है संघर्ष करना था। 1559 तक जो है अकबर की स्थिति वो सुदृढ़ हो गई थी। बैरम खान के अधीन मुगल सत्ता का विस्तार, बैरम खान जो है अकबर का संरक्षक है, इसके अधीन ही जो है मुगल सत्ता का विस्तार होगा। बैरम खान जो है सैन्य दल भेजेगा विभिन्न इलाकों में। बैरम खान ने नव स्थापित राज्य की समुचित व्यवस्था के अतिरिक्त इसके विस्तार के लिए भी उपाय किए। उसने विभिन्न दिशाओं में जो है सैनिक दल विजय के लिए भेजे। अली कुली खान ने संभल, लखनऊ, बनारस और जौनपुर पर अधिकार कर लिया। मुल्ला पीर मोहम्मद खान ने हेमू की विधवा का पता लगाने के लिए जो है मेवात की तरफ भेजा बैरम खान ने इस मुल्ला पीर मोहम्मद खान को, लेकिन पीर मोहम्मद उसे तो नहीं पास का, विधवा को नहीं प्राप्त कर सका, उसे नहीं ढूंढ पाया, परंतु उसने हेमू के वृद्ध पिता को जो है गिरफ्तार कर लिया। उसे जो है इस्लाम धर्म स्वीकार करने को कहा गया, परंतु हेमू के पिता ने जो है इस्लाम धर्म स्वीकार करने से जो है इनकार कर दिया, इसलिए बैरम खान ने उसकी हत्या करवा दी। मेवात पर पीर मोहम्मद ने अधिकार कर लिया। ग्वालियर और अजमेर पर भी मुगलों ने अपनी सत्ता है वो स्थापित कर ली। इन विजयों के परिणाम स्वरूप अकबर के राज्य की जो सीमा है वो पूर्व में बिहार और दक्षिण में मालवा तक जो है विस्तृत हो गई। बैरम खान ने चुनार और रणथंबोर और मालवा को भी जीतने का प्रयास किया, परंतु इस बीच अकबर से संबंध जो है वो तनावपूर्ण हो जाने के कारण वह अपना पूरा ध्यान इधर जो है नहीं लगा सका, चुनार और रणथंबोर की तरफ। फलतः चुनार और रणथंबोर में बैरम खान को असफलता ही मिली, और मालवा विजय के लिए भेजी गई सेना को जो है इस बैरम खान ने वापस बुला लिया था, अकबर से जो है संबंध बिगड़ जाने के कारण। अब बैरम खान का पतन होगा, किस प्रकार हुआ देख लीजिए। 1556 से 60 ईस्वी तक बैरम खान ने वकील सल्तनत की हैसियत से राज्य की बहुमूल्य सेवाएं की। 1556 से 60 तक ही बैरम खान का प्रभाव था मुगल साम्राज्य में। उसने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में अकबर को गद्दी पर बैठाया और अपनी सूझबूझ और सैनिक प्रतिभा के बल पर उसकी स्थिति जो है वो मजबूत कर दी। उसके प्रयासों से अकबर की सार्वभौमिकता जो है वो काबुल से जौनपुर तथा पंजाब से अजमेर तक जो है स्वीकार की जाने लगी। सब जो है इन इतने बड़े इलाके में अकबर को जो है शासक मानने लगे। गखरों को भी मुगल सत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया। जैसे जैसे मुगल सत्ता का विकास होता गया वैसे वैसे बैरम खान की सत्ता भी बढ़ती गई। राज्य की सारी शक्तियां अब बैरम खान के हाथों में ही जो है केंद्रित हो गई थी। एक अर्थ में राज्य का वास्तविक जो शासक था वो बैरम खान ही बन गया था। वह अपनी पूरी स्वामी भक्ति से अकबर की सुरक्षा और मुगल राज्य की सेवा कर रहा था, परंतु 1560 तक आते आते बैरम खान का पतन भी वो सुनिश्चित हो गया। बैरम खान की जो दंभपूर्ण नीतियां हैं, क्रूर नीतियों से जो है दरबार का एक अन्य प्रभावशाली वर्ग बैरम खान को सत्ता से अलग करने के प्रयास में लग गया। अंततः इस दल ने अपने प्रयासों में सफलता पाई। जिस बैरम खान ने पूरे मनोयोग से मुगल राज्य की सेवा की थी, उसे पहले अपने पद से और अंततः अपने प्राणों से भी जो है हाथ धोना पड़ा। अपने प्राण से भी जो है उसको प्राण भी गंवाने पड़े थे बाद में। तो ऐसा क्या षड्यंत्र हुआ था बैरम खान के विरुद्ध, उसको भी देख लेते हैं। उसी षड्यंत्र के परिणाम स्वरूप ही बैरम खान का पतन हुआ है। तत्कालीन इतिहासकारों ने उन परिस्थितियों का वर्णन किया है जिसके अंतर्गत बैरम खान को संरक्षक के पद से हटाया गया। किस प्रकार जो है बैरम खान को अपने पद से हटाया गया, संरक्षक के पद से, इसका उल्लेख जो है वो उस समय के जो तत्कालीन इतिहासकार है वो भी करते हैं, उन परिस्थितियों का वर्णन भी करते हैं वो।
कि किस प्रकार बैरम खान को जो है संरक्षक के पद से हटाया गया। इस संदर्भ में बदायूनी, अबुल फजल और फरिश्ता तीनों के जो विवरण हैं वो अलग अलग हैं। बदायूनी बैरम खान की प्रशंसा करते हुए उसके पतन पर खेद प्रकट करते हैं कि उनका पतन जो है सही नहीं हुआ, नहीं होना चाहिए था पतन। अबुल फजल और फरिश्ता इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि बैरम खान ने अकबर के विरुद्ध कामरान के पुत्र अबुल कासिम मिर्जा को के पक्ष में जो है एक षड्यंत्र किया था, यानी ये जो है अकबर को गद्दी से हटाने का प्रयास किया इसने। और ये अबुल फजल और फरिश्ता कहते हैं कि ये कामरान के पुत्र अबुल कासिम मिर्जा के साथ मिलकर क्या करना चाहता था, अकबर को गद्दी से हटाना चाहता था, इसके साथ मिलकर षड्यंत्र किया। इस षड्यंत्र की सूचना पाकर अकबर सावधान हो गया और उसने जो है बैरम खान को पद से हटा दिया, पद से हटाने का जो है निर्णय ले लिया। पद कौन सा था? वही संरक्षक वाला पद। बैरम खान की स्वामी भक्ति और मुगल राज्य के प्रति उसकी वफादारी को देखते हुए फरिश्ता का कथन है कि वह अकबर को गद्दी से हटाने का जो है षड्यंत्र कर रहा था। ये विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता, ये जो है कथन गलत है। अबुल फजल जो है उसको वास्तविकता का ज्ञान था, उसने वास्तविकता का ज्ञान अबुल फजल से पता लगता है, यानी वास्तविक क्या घटना थी ये हम अबुल फजल ने जो बताया है उसके आधार पर कहेंगे। अबुल फजल अकबर का जो है दरबारी था। अबुल फजल ने ग्रंथ लिखा था, आपको पता है, अकबरनामा। और अकबरनामा का जो तीसरा भाग है आईने अकबरी, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो अबुल फजल उस समय का तत्कालीन इतिहासकार है, उसे जो है दरबार के बारे में इतना तो पता ही है। तो वह उन परिस्थितियों का वर्णन करता है जिसके अंतर्गत बैरम खान को हटाया गया। वस्तुतः बैरम खान की कार्यवाहियों से, विशेषकर उसके द्वारा शेख गदई नामक शिया मतावलंबी को जो है सदर ए सुदूर बनाए जाने से, एक तो शेख गदई ये शिया मत को मानने वाला था, इस्लाम धर्म के शिया मत को। इस्लाम धर्म में दो मत है, शिया और सुन्नी। तो शिया मतावलंबी को सरदर ए सुदूर बनाए जाने से, और दूसरा शेख मोहम्मद गोश नामक सुन्नी धार्मिक नेता के अपमान से मुगल अमीरों का जो वर्ग है वो बैरम खान से संतुष्ट हो गया था। यानी शियाओं को तो इसने क्या किया, सर ए सुदूर बनाया इस शेख गदई को, लेकिन एक सुन्नी जो धार्मिक नेता था मोहम्मद गोश, इसका अपमान किया इसने। तो मुगल जो अमीर थे वो इससे असंतुष्ट हो गए। इसके साथ साथ अकबर भी जो है बैरम खान के नियंत्रण से मुक्ति पाना चाहता था। ऐसी परिस्थिति में बैरम खान का टिकना कठिन था, ये अबुल फजल कहता है ऐसे। उसके विरुद्ध जो है एक षड्यंत्र रचा गया। इस षड्यंत्र में जो महिलाएं थी, ये आपके राजमहल की महिलाएं, आपके हमीदा बानो बेगम, महामनगा और उसका पुत्र अदम खां, और दिल्ली का गवर्नर सियाबुद्दीन अहमद खान भी जो है इस षड्यंत्र में सम्मिलित थे। निजामुद्दीन और बदायूनी का कहना है कि अकबर इस षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं था। निजामुद्दीन तबकाते अकबरी का जो लेखक है निजामुद्दीन अहमद, ये और साथ ही बदायूनी भी जो है कहते हैं कि अकबर जो खुद है वो इस षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं था। बदायूनी का जो ग्रंथ है वो मुंतखाब उत तारीख है। परंतु अबुल फजल एवं आरिफ मोहम्मद कांधारी के विवरणों से प्रतीत होता है कि अकबर भी इस षड्यंत्र में सम्मिलित था। अबुल फजल कहता है कि अकबर भी जो है इस षड्यंत्र में सम्मिलित था। साथ ही आरिफ मोहम्मद कांधारी भी कहता है कि अकबर इस षड्यंत्र में सम्मिलित था। योजना अनुसार भाई क्या षड्यंत्र था कि अकबर शिकार के बहाने आगरा से बयाना की तरफ चला, परंतु मार्ग में अपनी माता की बीमारी का बहाना बनाकर वह दिल्ली चला गया। अपने साथ वह कामरान के पुत्र को भी आगरा से जो है ले गया था। कामरान का पुत्र जो था अबुल कासिम, उसको भी साथ ले गया था। दिल्ली में महामनगा ने बैरम के विरुद्ध अकबर के कान भरे। अकबर ने भी बैरम खान को हटाने एवं सारी सत्ता जो है अपने हाथों में लेने का निश्चय किया। इन घटनाओं की सूचना जब बैरम खान को मिली तब उसके विश्वास पात्रों ने उसे सलाह दी कि वह अकबर को अपने अधिकार में कर ले, परंतु बैरम खान ने ऐसा नहीं किया। वह अकबर की आज्ञा का इंतजार करता रहा। वो कहा अकबर जो है सुप्रीम पावर है, मैं उसी की आज्ञा मानूंगा, मेरे स्वामी हैं वो, मैं उसका भक्त हूँ। इधर दिल्ली से अकबर ने अपने शिक्षक, जो इसका गुरु था शिक्षक मीर अब्दुल लतीफ के द्वारा बैरम को यह संदेश भेजा कि वह राज्य की बागडोर अकबर के हाथों में सौंप कर मक्का चला जाए। अकबर ने तो बस आदेश दे दिया कि मक्का जाओ आप, और सारी जो ये राज्य की जो बागडोर है वो आप अकबर के हाथ में सौंप दो। बैरम के खर्च के लिए एक जागीर देने की बात भी अकबर ने कही। साथ ही ये भी कहा कि बैरम खान को एक जागीर भी दे दिया जाए। बैरम खान जो है वो अकबर की इस आज्ञा से आश्चर्यचकित रह गया, हैरान हो गया कि ये मेरा स्वामी ऐसी मुझे आज्ञा देगा क्या। ये हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। वह इस अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार नहीं था। वो कहा मैं अभी मक्का नहीं जाऊंगा, अभी तो
जोश है मुझ में। उसने अकबर से भेंट करने की इच्छा प्रकट की। उसने कहा मुझे अकबर से मिलना है। क्या पता ये तो बाहर बाहर के लोगों ने ही आज्ञा जो है दे दी होगी, किसी ने जो है धोखा किया होगा, मेरे स्वामी ऐसे नहीं हो सकते। परंतु उसको जो है अकबर से मिलने का मौका नहीं दिया गया। अतः अपनी स्वामी भक्ति को दिखाते हुए वह अपना पद त्याग कर बयाना की तरफ चल पड़ा। भाई उसने कहा भाई अकबर ने ऐसा कहा है, तो इसने संरक्षक का पद त्याग दिया और बयाना की तरफ चल पड़ा। और बैरम खान विद्रोह भी करेगा, बैरम खान का विद्रोह। यद्यपि बैरम खान अकबर की आज्ञा मानकर हज यात्रा पर निकल पड़ा, तथापि उसके राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो थे, जो प्रमुख अकबर के जो प्रमुख अमीर थे, वो उसे परेशान और अपमानित करते करने पर जो है तुले हुए थे। जिस समय बैरम को भारत छोड़ने की आज्ञा मिली, पीर मोहम्मद वकील मुतलक पीर मोहम्मद खान जो थे, जिसे बैरम खान ने बर्खास्त कर मक्का जाने की आज्ञा दी थी पीर मोहम्मद खान को, ये पीर मोहम्मद खान जो है गुजरात में था उस समय। जिस समय बैरम खान को भारत छोड़ने की आज्ञा मिली, उस समय ये पीर मोहम्मद खान जो है ये गुजरात में था। ये भी अब जो है बैरम खान से जो है बदला लेना चाहता है। बैरम के पतन का समाचार सुनते ही ये पीर मोहम्मद खान दिल्ली आ गया और दरबार के अन्य अमीरों ने अकबर पर दबाव डाला कि वह पीर मोहम्मद के अधीन एक सेना भेजे जो बैरम को जल्द से जल्द भारत से निकाल बाहर करे। अकबर को कहा मुख्य अमीरों ने कि आप जो है इस पीर मोहम्मद के अधीन एक सेना भेजो और बैरम खान को जल्द से जल्द जो है भारत से बाहर निकालो, ताकि ये मक्का यात्रा पर चला जाए। और बैरम खान इस अपमान का जो है इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सका। वह अब उसने जो है इस अपमान का बदला लेने का निश्चय किया, यानी कि अब बदला लेना ही पड़ेगा, ज्यादा हो रहा है कुछ। पीर मोहम्मद द्वारा अपना पीछा किए जाने की सूचना पाकर बैरम खान पंजाब की तरफ बढ़ गया। अपने परिवार को तबर हिंद में छोड़कर वह आगे बढ़ा। जालंधर के निकट गनकोर नामक स्थान पर अगस्त 1560 में बैरम शमसुद्दीन द्वारा पराजित हुआ। शमसुद्दीन ने जो है अगस्त 1560 में इस गनकोर नामक स्थान पर जालंधर में जो है इसको पराजित कर दिया। भागकर वह शिवालिक की पहाड़ियों में चला गया। बैरम खान यहाँ से भाग गया और अकबर भी बैरम का पीछा करता हुआ पंजाब की तरफ बढ़ा। अकबर के आगमन की सूचना पाकर बैरम खान ने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने कहा स्वामी आ गया है, तो स्वामी के सामने उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उसे अकबर के समक्ष पेश किया गया। अकबर ने अपने पुराने संरक्षक यानी कि बैरम खान के साथ जो है सम्मानजनक व्यवहार किया। अकबर ने जो है बैरम खान के समक्ष 3 प्रस्ताव रखे। अब अकबर ने कहा कि बैरम कालपी एवं चंदेरी की सूबेदारी जो है वो स्वीकार कर ली। या तो भाई क्या बन जा, कालपी और चंदेरी का सूबेदार बन जा। दरबार में अकबर का सलाहकार बनकर रहे, या तो दरबार में जो है अकबर का सलाहकार बन जा, यानी संरक्षक नहीं सलाहकार, सिर्फ सलाह देनी है, बस मानू या ना मानू ये मेरे ऊपर है। तीसरा कहा कि हज की यात्रा पर चला जाए। ये 3 प्रस्ताव जो है अकबर ने बैरम खान के सामने रखे और बैरम खान ने जो है मक्का जाने का ही निश्चय किया। उसने कहा मैं तो बस मक्का ही जाऊंगा, हज के लिए यात्रा करूंगा मक्का की। बैरम जो है यात्रा के लिए निकल पड़ा, परंतु वह मक्का नहीं पहुंच सका। गुजरात में पाटन नामक स्थान पर मुबारक खान नुहानी नामक एक अफगान ने उसकी जो है हत्या कर दी थी 31 जनवरी 1561 को। ये मक्का पहुंच ही नहीं पाया और बीच में ही इसकी हत्या कर दी एक अफगान ने, मुबारक खान नुहानी जिसका नाम है। 31 जनवरी 1561 स्थान ध्यान रखिएगा गुजरात में है, पाटन नामक स्थान, यहाँ पर जो है बैरम खान की मृत्यु हो गई थी। उसकी स्त्री एवं पुत्र को पहले अहमदाबाद तथा बाद में अकबर के पास पहुंचा दिया गया था। और इसकी जो बैरम खान की विधवा थी, विधवा बेगम से जो है अकबर ने शादी कर ली और उसके पुत्र अब्दुल रहीम खाने खाना का जो है लालन पालन दरबार में ही किया। बैरम खान ने पूरी निष्ठा के साथ मुगल राज्य की सेवा की। उसने हुमायूं और अकबर की दूरदिन में मदद भी की। उसमें अनेक व्यक्तिगत और चारित्रिक गुण थे। बदायूनी एवं अबुल फजल जो है बैरम खान के जो है गुणों की प्रशंसा करते हैं। बैरम खान द्वारा तैयार की गई नींव पर ही अकबर एक साम्राज्य की स्थापना कर सका, परंतु दुर्भाग्यवश बैरम की दंभपूर्ण नीतियां उसके पतन के लिए उत्तरदायी बनी। बैरम खान के पतन के जो प्रमुख कारण थे वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। सबसे पहला है बैरम खान की अलोकप्रियता, यानी सारे ये जितने भी लोग थे, मुगल जो लोग थे, ये बैरम खान की जो लोकप्रियता से क्या थे, नाराज थे। और इसकी अलोकप्रियता कैसे बढ़ी, देखो अलोकप्रिय ये कैसे हो गया। फेमस था पहले, फिर फेमस एकदम अचानक जो है ये अलोकप्रिय कैसे हो गया। बैरम खान ने मुगल राज्य की सेवा जो है पूरे मनोयोग से की थी। उसके चरित्र में अनेक गुण थे, फिर भी जो है स्वभाव से वह अत्यंत क्रोधी, दंभी, ईर्ष्यालु एवं क्रूर था। असीम सत्ता का मालिक होने से वह किसी की भी परवाह नहीं करता था। उसके कार्यों से मुगल अमीरों का वर्ग जो है धीरे धीरे उसका शत्रु बन बैठा। बैरम अपने
प्रतिद्वंदियों के प्रति जरा भी दया नहीं दिखाता था। उसने दिल्ली से भागने के अपराध में तारदी बेग की जो है हत्या कर दी थी। तारदी बेग की हत्या कर दी थी, हमने देखा ही था। पानीपत के दूसरे युद्ध से पहले पराजित हेमू को भी उसने नहीं बख्शा। बैरम के क्रूर कार्यों से मुगल अमीरों के में जो है भय और असुरक्षा की भावना व्याप्त गई। वे बैरम खान से जो है मुक्ति का उपाय ढूंढने लगे। साथ ही दरबार में षड्यंत्र जो हुआ उसको हमने देखा। इसी षड्यंत्र की बदौलत जो है बैरम खान का पतन हुआ था। और इसके बाद में दरबार में सिया सुन्नी में मतभेद भी किया। हमने कहा था कि बैरम खान जो था ये आपके सिया मतावलंबी था और शियाओं को इसने प्रमुख पदों पर नियुक्त किया और सुन्नी मुसलमानों को जो है इसने उसकी हत्या करवाई या उनको जो है पदों से, जैसे हमने एक उदाहरण भी देखा था, ये तारदी बेग की हत्या की थी। और शमसुद्दीन अतका पर कठोर नियंत्रण, शेख मोहम्मद गोश के अपमान, पीर मोहम्मद की बर्खास्तगी और सदर के पद पर शेख गदई जो था सिया, इसको नियुक्त किया। और खाने जमा अली कुली सैबानी पर विशेष ध्यान देने की नीति से सुन्नी जितने भी मुसलमान थे वो बैरम के विरुद्ध हो गए। तो ये जो नीति है, इस नीति के कारण भी जो है ये आपके अब षड्यंत्र में फंस गया और इसकी जो है हट गया ये आपके सिया सुन्नी मतभेद के कारण। और उन लोगों ने अकबर को यह समझाया कि बैरम खान जो है अकबर को गद्दी से हटाकर कामरान के सिया पुत्र अबुल कासिम जो है उसको गद्दी पर बिठाना चाहता है। उन लोगों ने बादशाह को यह भी समझाया कि बैरम खान जो है शेख गदई के द्वारा उल्मा वर्ग को तथा खाने जमा के द्वारा मुगल अमीरों पर अपना प्रभाव स्थापित कर अकबर को गद्दी से हटाना चाहता है। अकबर इससे बैरम से सशंकित हो उठा और उसने बैरम को हटाने का निश्चय किया। यानी ये जितने भी सारे लोग थे ये वाले, उन लोगों ने जो है अकबर को भड़काया कि ये बैरम खान जो है कुछ भी कर सकता है, आपको गद्दी से हटा सकता है इन इन लोगों के माध्यम से, तो आप जो है सतर्क हो जाइए। तो अकबर भी जो है सतर्क हो गया और उसने बैरम खान को पद से हटा भी दिया। इसके अलावा दरबार का जो ईरानी तुरानी वैमनस्य था ये भी कारण है। मुगल दरबार का ईरानी तुरानी वैमनस्य भी जो है बैरम खान के पतन का एक कारण बना। बैरम खान ये स्वयं कौन था? ईरानी था और इसने तुरानियों के साथ जो है भेदभाव किया, इसलिए वह राज्य में ईरानियों को तो है ज्यादा महत्वपूर्ण जगहों पर, ज्यादा पदों पर जो है ज्यादा संख्या बहाल करने लगा। ये ईरानियों को अधिक महत्वपूर्ण जगहों पर और ज्यादा संख्या में जो है बहाल करने लगा। महत्वपूर्ण जो पद हैं वो ज्यादा संख्या में किसको दिए गए? ईरानियों को दिए गए, क्योंकि बैरम खान स्वयं जो है वो ईरानी था, ईरान का था। इसके चलते मुगल अमीरों का जो तुरानी वर्ग था, ये मुगल अमीर जो है तुरानी है, तो मुगल अमीरों जो तुरानी वर्ग था ये बैरम खान से भाई असंतुष्ट हो गया, क्योंकि उनको महत्वपूर्ण पदों पर जो है नियुक्तियां नहीं दी इनकी। बैरम खान द्वारा तारदी बेग की हत्या करवाए जाने से तुरानी अमीर है वो उससे अप्रसन्न हो उठे। इन अमीरों ने बैरम को सत्ता से हटाने का निश्चय किया और बस अकबर को जो है बैरम के विरुद्ध भड़काना आरंभ कर दिया। और इन उनका उद्देश्य यही था कि बैरम को हटाकर स्वयं जो है राज्य शक्ति हत्या लेंगे हम। बैरम की सैनिक असफलताएं, हालांकि सैनिक असफलताएं क्या थी? वही चुनार, और इसने जो है रणथंबोर से अपने सैनिक अभियान जो हटा लिए थे, खुद ही हटा लिए थे, क्योंकि बाद में जब अकबर ने जो है षड्यंत्र शुरू कर दिया था, ये षड्यंत्र इसके विरुद्ध हो गया था, तब इसने जो है ये हटा लिए थे यहाँ से। यही इसके विफल रहे थे और कोई विशेष जो है अभियान इसके कोई विफल नहीं रहे थे। बहुत ही शक्तिशाली था ये। अकबर का बैरम से अप्रसन्न होना, बाद में अकबर भी जो है बैरम खान से जो है अप्रसन्न रहा। बैरम के पतन का जो सबसे प्रमुख कारण था कि अकबर भी बैरम खान के कार्यों से अब धीरे धीरे जो है असंतुष्ट हो गया था। अकबर अब वयस्क हो चला था, यानी अब वो वयस्क हो चुका था और राज्य की सारी जवाबदेही को अपने ऊपर लेना चाहता था। अकबर खुद जो है अब राज्य का जो भार है वो अपने ऊपर लेना चाहता था, परंतु बैरम खान अब भी उस पर जो है अपना नियंत्रण बनाए हुए था और उसे कोई भी कार्य जो है, अकबर को कोई भी कार्य स्वेच्छा से नहीं करने देता था। अकबर को अपने खर्च के लिए बैरम खान से पर्याप्त धन भी नहीं मिल रहा था। जितनी भी विजय की है बैरम खान ने, वहां से जो है बैरम खान ने अकबर को पर्याप्त धन नहीं दिया। इस कारण भी जो है अकबर बैरम खान को पद से हटाना चाहता था। अकबर बैरम के अन्य कार्यों से भी असंतुष्ट था। उसने अकबर के महावत की हत्या करवा दी थी। बैरम खान ने अकबर के महावत की हत्या करवा दी थी और बैरम ने अपने समर्थकों को राज्य में महत्वपूर्ण पद दिए, जैसा कि हमने पढ़ा, सियाओं को दिया, ईरानियों को जो है इसने महत्वपूर्ण पद दिए, परंतु अकबर के समर्थकों को निम्न पदों पर ही रखा गया। बैरम कभी कभी अकबर को बिना सूचित किए ही महत्वपूर्ण निर्णय लेकर उन्हें अकबर के पास मात्र स्वीकृति के लिए भेज देता। कोई भी निर्णय लेता, बस कागज लिया और उठाया, अकबर को कहा आप तो सिर्फ साइन कर दो बस। तो सारे जो निर्णय है ये खुद ही लेता था अकबर, सिर्फ साइन ही साइन करता था, वो सिर्फ मोहर ही लगा था अकबर बस।
तो अकबर नाम मात्र का ही रह जाता। इससे अकबर के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचती। और बैरम खान खान ए जमा पर विशेष कृपा रखता था, परंतु अकबर इसे पसंद नहीं करता था। इसी प्रकार सदर ए सदर पर सुदूर ए सदर जो पद है से गदई की नियुक्ति कर दी, इस पर को भी अकबर ने पसंद नहीं किया। इस बीच अकबर के मन में यह संशय भी उठ खड़ा हुआ कि बैरम खान जो है कामरान के सिया मतावलंबी पुत्र मिर्जा अबुल कासिम कामरान का जो पुत्र है उसको गद्दी पर बिठाकर अकबर को गिरफ्तार करना एवं पद से हटाना चाहता था। इसलिए अकबर ने जो है बैरम खान को अपने रास्ते से हटाकर सारी शक्ति अपने हाथों में केंद्रित करने का निर्णय किया। तो इन्हीं कारणों के चलते बैरम खान को अपमानपूर्ण ढंग से जो है अपना पद छोड़ना पड़ा था। ये प्रमुख कारण थे जिन वजह से अकबर का आपके बैरम खान का जो है पतन हुआ। इस बैरम खान के पतन के बाद में यहाँ पर जो है स्त्रियां हावी हो जाती है शासन में। स्त्रियों का शासन, पर्दा शासन, पेटीकोट सरकार जैसे बोलते हैं, इसमें आपके 1560 से 64 तक लिखा है। हालांकि 2 साल तक की 1560 से 62 तक 2 साल तक की प्रमुख स्त्रियों का जो है शासन रहा था, स्त्रियों के प्रभाव में रहा था। बाद में 1562 में आपको पता ही है आमेर के शासक से ये खुद ही जो है आमेर का शासक भारमल इससे मिलता है, तो धीरे धीरे ये राजनीति में आ जाता है। राजपूत नीति को शुरू कर दी थी इसने 1562 में। तो प्रमुख रूप से 2 साल तक की इस टीच और सेल्फ में कामेश्वर प्रसाद जी ने जो है 1560 से 64 तक बताया है कि पर्दा शासन या पेटीकोट सरकार रही है। बैरम खान के पतन के पश्चात भी अकबर जो है पूर्णतः स्वाधीन नहीं हो सका था। अब वह अतका खेल यानी कि ये स्त्रियों का जो शासन है, स्त्रियों के मतलब कौन कौन प्रमुख व्यक्ति हैं, ये महामनगा, जिजी अनगा, अदम खां वगैरह जो प्रमुख लोग हैं, इनका जो समूह है उसको कहा गया है अतका खेल। इस अतका खेल के प्रभाव में आ गया था। इस वर्ग ने बैरम के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस वर्ग ने यानी अतका खेल का जो समूह था, इस समूह ने बैरम खान के पतन में महत्वपूर्ण रोल निभाया था। अतः बैरम के हटते ही इस अतका खेल वर्ग ने क्या किया, अकबर को अपने प्रभाव में ले लिया। अब जो महान अनगा है वो ही राज्य की प्रमुख शासिका बन बैठी। यानी अतका खेल की जो प्रमुख है वो है महामनगा, जो अकबर की ताई है, ये अब राज्य की प्रमुख शासिका बन गई। इस महामनगा ने अपने समर्थकों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया और नागरिक और सैनिक प्रशासन को जो है परिवर्तन कर दिया इसमें, और वह अपने स्वार्थों की पूर्ति में ही लगी हुई थी। अकबर और राज्य के हितों की तरफ उसने कोई ध्यान नहीं दिया। प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद महामनगा पर लगाए गए इन आरोपों का खंडन करते हैं। ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि महामनगा ऐसा नहीं कर रही थी। महामनगा पर ये जितने भी हमने ऊपर अभी आरोप लगाए हैं ये सब निरर्थक हैं। इनका इन्होंने खंडन किया है प्रोफेसर ईश्वरी प्रसाद ने। उन्होंने कहा है कि बैरम खान के पतन के पूर्व अकबर जो है इस महामनगा की बात मानता था। उसकी माँ समान थी, माँ की जो है ये बात मानता था, परंतु उसके पतन के पश्चात उसने महामनगा की कोई परवाह नहीं की। परंतु इतना निश्चित है कि अतका खेल के अन्य सदस्य विशेषकर अदम खां अत्यंत ही प्रभावशाली बन गए थे। अदम खां ने शमसुद्दीन अतका खां की हत्या करवा डाली थी। इस अदम खां का जो है थोड़ा बहुत प्रभाव रहा था। इसने जो है शमसुद्दीन अतका खां की हत्या करवा दी। अकबर इस घटना से क्रुद्ध हो गया। उसने अपने हाथों ही अदम खां की हत्या करवा दी। अकबर ने जो है इस अदम खां की हत्या करवा दी। इस घटना से दुखी होकर कुछ दिनों के पश्चात ही महामनगा की मृत्यु होगी। जो कि अदम खां की जो माता थी उसकी भी जो है महामनगा है उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के साथ ही अतका खेल का जो प्रभाव है वो समाप्त हो गया। अतका खेल की प्रमुख ही नहीं रही तो ये अतका खेल का भी प्रभाव जो है समाप्त हो गया। इसी प्रकार अकबर ने अपने मामा ख्वाजा मुअज्जम की भी हत्या करवा डाली। इन कार्यों द्वारा अकबर ने अपने सगे संबंधियों से मुक्ति पा ली। अब वह सही अर्थ में जो है शासक बन बैठा। अकबर जो है अब सही अर्थ में शासक बन बैठा। इसके बाद में है आरंभिक विद्रोह। अकबर को अपने शासन के आरंभ में कुछ विद्रोहों का भी सामना करना पड़ा एवं उसकी हत्या के प्रयास भी किए गए, परंतु अकबर ने इन विद्रोहों पर आसानी से अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इन आरंभिक विद्रोहों में 3 विद्रोह प्रमुख हैं। अब्दुल्ला खान उज़्बेक, खान जमा और हकीम मिर्जा के विद्रोह। ये 3 विद्रोह हुए थे प्रमुख रूप से। इनका आरंभिक जो विद्रोह है इनका किस प्रकार अकबर ने जो है सामना किया, किस प्रकार इनसे निपटारा किया। अब्दुल्ला खान को अकबर ने पीर मुहम्मद के स्थान पर 1562 में मालवा का प्रांतपति बनाया था, नियुक्त किया था इसको अब्दुल्ला खान को। पहले यहाँ पर पीर मुहम्मद था, पीर मुहम्मद को हटाकर अकबर ने जो है मालवा का प्रांतपति 1562 में किसको बनाया था, अब्दुल्ला खान उज़्बेक को। परंतु बाद में उसने मालवा में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। लेकिन स्वतंत्र हो गया ये अब्दुल्ला खान उज़्बेक।
इसलिए 1564 में अकबर स्वयं मालवा गया। भाई भाई स्वतंत्र हो गया है तो स्वतंत्र शासक को तो हटाना पड़ेगा। अकबर को ये स्वतंत्रता पसंद नहीं थी इसकी। अब्दुल्ला खान को भागकर गुजरात में शरण लेनी पड़ी। जैसे ही इसको पता लगा कि अकबर आ रहा है तो ये यहाँ से भाग गया मालवा से और गुजरात में गया। गुजरात से वह जौनपुर चला गया। वहीं इसकी जो है अब्दुल्ला खान उज़्बेक की मृत्यु हो गई। एक को तो सल्टा दिया और मालवा का प्रांतपति बाद में किसको बनाया, बहादुर खां को जो है मालवा का प्रांतपति नियुक्त किया। 1565 में जौनपुर में खान जमा ने भी जो है विद्रोह कर दिया था। जौनपुर में खान जमा भी उज़्बेकों का एक नेता था। वह बंगाल के अफगान शासक सुलेमान कर्रानी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर रहा था। इसलिए अकबर ने विद्रोहियों के विरुद्ध सैनिक अभियान आरंभ किए। उसने जौनपुर पर अधिकार कर लिया और विद्रोहियों को पटना की तरफ भागने पर जो है मजबूर कर दिया। तो बंगाल वाला ये खान जमा का विद्रोह भी इसने निपटा दिया। मुनीम खां के प्रयासों से अकबर ने खान जमा एवं अन्य विद्रोही उज़्बेकों को क्षमा प्रदान किया। मुनीम खान के प्रयासों से ही जो है खान जमा को इसने माफ किया और अन्य जितने भी विद्रोही उज़्बेक थे उनको क्षमा प्रदान की। परंतु उज़्बेक शांत नहीं हुए। इसी बीच अकबर के भाई हकीम मिर्जा, तीसरा जो विद्रोह है, हकीम मिर्जा ने जो है विद्रोह कर दिया था। वह काबुल का स्वतंत्र शासक बन गया था। काबुल में सूबेदारी थी इसकी हकीम मिर्जा की। ये काबुल का जो है स्वतंत्र शासक बन बैठा। काबुल पर जब बदख्शां के शासक सुलेमान मिर्जा ने आक्रमण कर दिया तब वह अकबर के पास सहायता के लिए आया। अकबर ने हकीम मिर्जा को सहायता देने का आश्वासन दिया। परंतु उज़्बेक विद्रोह का लाभ उठाकर उज़्बेक विद्रोह को खान जमा वगैरह को इसने सल्टा रहा था ये अकबर, तभी इसी का लाभ उठाकर उसने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। आपके किसने, हकीम मिर्जा ने जो है पंजाब पर आक्रमण कर दिया। भेरा को लूटता हुआ ये हकीम मिर्जा जो है लाहौर पर अधिकार करने को निकल पड़ा। विद्रोही खान जमा ने भी मिर्जा हकीम का साथ दिया था। विद्रोह जो अभी खान जमा ने किया था इसने भी जो है मिर्जा हकीम का साथ दिया था। उसने उसे बादशाह स्वीकार कर लिया और उसके नाम का खुतबा भी पढ़वाया आपके खान जमा ने। इन घटनाओं की सूचना पाकर अकबर जो है वो नवंबर 1566 में आगरा से लाहौर की तरफ बढ़ा। इस आपके मिर्जा हकीम अपने भाई को जो है सल्टाने के लिए। अकबर के आगमन की सूचना पाकर हकीम मिर्जा जो है वो काबुल भाग गया। इस बीच संभल से जौनपुर तक मिर्जाओं ने जो है विद्रोह कर दिया। संभल से लेकर जौनपुर तक मिर्जा फैमिली के जितने भी लोग थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्हें खान जमा का समर्थन भी प्राप्त था और 1564 ईस्वी में मिर्जाओं ने अकबर के प्राण लेने का षड्यंत्र भी किया था। उज़्बेक भी शांत नहीं हुए थे। अकबर के लिए यह अत्यंत ही विषम परिस्थिति थी। ऐसा लगता था कि राजमुकुट उसके सिर से फिसला जा रहा है, परंतु अकबर ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दृढ़तापूर्वक परिस्थिति का सामना किया। मार्च 1567 में अकबर विद्रोहियों का जो दमन है वो करने के लिए निकला और जून माह में कारा के निकट फतेहपुर परशौकी नामक जगह पर विद्रोहियों की बुरी पराजय हुई। खान जमा युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया। उसके भाई बहादुर खान को पकड़कर उसकी हत्या जो है वो कर दी गई। अन्य विद्रोहियों का भी क्रूरतापूर्वक दमन किया गया। इन आंतरिक विद्रोहों पर नियंत्रण पाने से अकबर की जो स्थिति है वो मजबूत हो गई। अब उसने जो है राज्य विस्तार की तरफ ध्यान दिया। तो इस प्रकार अकबर का जो आरंभिक शासनकाल है वो हमने देख लिया। आगे हम देखेंगे अकबर के जो प्रमुख सैनिक अभियान है यानी साम्राज्य का जो विस्तार है वो किस प्रकार होगा, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।